मैं डॉक्टर मनोजी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को छायावाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। छायावाद की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाए तो उसके पूर्व का काल द्विवेदी युग था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में जो साहित्यकारों की मंडली सजी, उन साहित्यकारों ने भारतीयता, राष्ट्रीयता, समाज सेवा, नारी उद्धार, अंग्रेजों से मुक्ति के संघर्ष, भारत की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा, पौराणिकता इत्यादि का इतिवृत्तात्मक उल्लेख किया। यदि देखा जाए तो यशोधरा, साकेत, भारत भारती, यही नहीं जो गुप्त जी के जितने नाटक हैं वे सभी उसी काल की रचना के हैं। इस कारण जो जयशंकर प्रसाद ने इतिहास लिखा अपने नाटकों में, उन नाटकों का विस्तृत आधार वही था। उनमें राष्ट्रीय चेतना थी, यानी द्विवेदी युग का ही उन पर असर था। चूँकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 2003 में क्षमा किया जाए 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1903 के बाद यदि ध्यान दिया जाए तो करीब करीब उसी समय से सरस्वती पत्रिका के नेतृत्व में जो साहित्यकारों की मंडली बनी, उसने उसी के नियमन के अनुकूल साहित्य की सर्जना की। लेकिन 1918-20 के बाद छायावाद का आगमन हुआ। यशोधरा, साकेत इत्यादि के बाद जो साहित्य की रचना हुई वह छायावाद कहलाई। छाया मूल रूप से जो पाश्चात्य जगत में रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म का आगमन हुआ क्लासिसिज्म के विरोध में, या यूं कहें टी.एस. इलियट ने क्लासिसिज्म की आधारशिला रखी थी और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का उल्लेख किया था और उसके विरुद्ध रोमांटिसिज्म आया, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति आई। क्लासिसिज्म में था कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत रहेगा, व्यक्तित्व साहित्यकार का उसमें अभिव्यक्त नहीं होगा। लेकिन रोमांटिसिज्म में इतिवृत्तात्मकता की आलोचना की गई और व्यक्तिवाद का अभ्युदयीकरण हुआ। हमारे छायावाद में खासकर यह प्रवृत्ति आई।
छायावाद के मात्र 4 प्रमुख रचनाकार हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों साहित्यकारों ने साहित्य की रचना की। सबसे बड़ी बात कि उस काल में नारी का महत्व विशेष रूप से बढ़ा दिया गया। नारी ममता की मूर्ति बन गई, प्रेरिका बन गई। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत, नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा, करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी उस काल की प्रसिद्ध रचना है जो पूरे छायावाद का प्रतिनिधित्व करती है। यदि देखा जाए तो प्रकृति का मानवीकरण भी छायावाद की प्रमुख देन है। प्रकृति को मानव के रूप में अभिव्यक्त करना, यह छायावाद की प्रवृत्ति आई। तो छायावाद मूल रूप से 1617 के बाद इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ, उसी समय से आया और करीब करीब 1936 के पहले तक छायावाद रहा, क्योंकि 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की, और वहां से आरंभ होता है प्रगतिवाद। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्लासिसिज्म यानी परंपरावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व का जो काल है वह छायावाद है। जैसे 1919 में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था जूही की कली। जूही की कली में कोई नायक और नायिका नहीं है। मनुष्य के रूप में वे प्रकृति के 2 प्रतिमान हैं, 2 पात्र हैं। एक जूही की कली नायिका है और पवन नायक है। दोनों प्राकृतिक पदार्थ हैं और उन्हीं के प्रेम को निराला जी ने अपनी पहली कविता के रूप में दिया, और उनके साहित्य का यदि प्रतिनिधि कोई स्वरूप है तो वह जूही की कली है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मल अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। यही नहीं, जयशंकर प्रसाद ने जो पूरी कामायनी लिखी, उस कामायनी में विभिन्न भावों के आधार पर उस महाकाव्य के अध्यायों की रचना की गई। चिंता है, लज्जा है, आनंद है इत्यादि जो अध्याय हैं वे इसी के सूचक हैं। उसमें
श्रद्धा अपना पूर्ण समर्पण करती है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अपूर्ण विश्वास। हमारा हृदय निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये जो भावना आई, उसने नारी के महत्व को शीर्ष पर पहुंचाया और यह कार्य किया है छायावाद ने। जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं, उन नाटकों में छायावादी तत्वों का प्राचुर्य है। वे सभी नाटक नारी चरित्र प्रधान हैं, राष्ट्रवाद से युक्त हैं, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो उन छायावादी नाटकों में आत्माभिव्यक्ति जरूर हुई है। चूंकि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता या कथा के आरोह अवरोह या कथा के बंधन के चलते कभी कोई अपनी बात कह नहीं पाता था। जो कुछ भी कहवाना था वह अपनी कथा के किसी दूसरे पात्र से कहवाता था। लेकिन छायावाद में आने के बाद आत्माभिव्यक्ति आरंभ हो गई। और इस आत्माभिव्यक्ति की यदि सबसे अधिक अभिव्यक्ति किसी की ने की है तो महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। इतिहास मेरा बस आ अली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यहां पर मैं तत्व की प्रधानता है। पूरे महादेवी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तीसरा यदि कोई वैशिष्ट है तो वह वैशिष्ट है विरह की अनुभूति। कुछ आलोचकों ने छायावादियों को विरहियों की टोली कहा है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और महाप्राण निराला कहीं न कहीं वियोग भावना की अभिव्यक्ति जरूर करते हैं। जैसे पंत जी का कहना है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कविता लिखी नहीं जाती, कविता लिखा जाती है। और वह कविता तब लिखाती है जब कवि वियोगी बनता है। संयोग काल में कोई कविता रची नहीं जाती। स्मरणीय है कि जिस समय क्रौच और क्रौची की प्रेम क्रीड़ा को बहेलिये ने बाधित कर दिया, क्रौच पक्षी को मार दिया, उस समय क्रौची के करुण विलाप के बाद आदि का काव्य रामायण की रचना हुई। इसलिए
छायावाद में भी उस वियोग की प्रधानता है। महादेवी वर्मा अपने अज्ञात प्रियतम को हर समय याद करती रहती हैं। निराला जी ने जिस समय पहली रचना की 1916 में जूही की कली, उन्होंने भेजा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास रचना के प्रकाशन के लिए। उन्होंने 2 बार उसे लौटा दिया कि यह घोर अश्लील रचना है, मैं इसका प्रकाशन नहीं कर सकता। बाद में आकाशवाणी से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया निराला जी ने कि मैंने इस कविता की रचना महिषादल श्मशान में की है। मेरी पत्नी मनोहरा उस समय मर गई थी, जिस श्मशान में मैंने उसे जलाया था। जलती चिताओं के समक्ष यह कविता रची गई है। इसमें नायक पवन है, नायिका जूही की कली है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन है इसमें। यह श्रृंगारी कैसे होगी? और बाद में वही कविता 1919 में प्रकाशित होती है। इसी ढंग से जो पंत जी आए, पंत जी के भी काव्य में पल्लव, गुंजन इत्यादि जो रचनाएं आई, वे रचनाएं प्रकृति प्रधान तो थी ही, लेकिन उनमें भी वियोग की भावना थी। यह विचारणीय है कि चाहे कहानी का पक्ष हो, नाटक का पक्ष हो या कविता का पक्ष हो, कहीं न कहीं वियोग का स्वर मुखरित जरूर हुआ है। प्रसाद की जो कहानियां हैं, आकाशदीप को देख लिया जाए, बुद्धगुप्त, उसकी नायिका चंपा कहती है, बुद्धगुप्त तुम भारत लौट जाओ विभोगों का सुख प्राप्त करने के लिए, मैं इस द्वीप को छोड़ करके नहीं जा सकती। वहां पर बुद्धगुप्त हिंदुस्तान आ जाता है, भारत आ जाता है, और चंपा वहीं पर रह जाती है। आत्माभिव्यक्ति के रूप में धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यदि आत्माभिव्यक्ति की सबसे अधिक अभिव्यक्ति हुई है दूसरी किसी रचनाकार के द्वारा महादेवी वर्मा के बाद, तो निराला जी थे। श्रेय निर्झर बह गया है, रेत सातन रह गया है, अभी न होगा मेरा अंत। ये सब जितने भाव हैं, वे सब वियोग की भावना को अभिव्यक्त करने वाले हैं। चूंकि छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह प्रभावी रहा है। कोई लंबी कथा चलती नहीं है। साहित्यकार ने जिसे समझा उचित, उसको अपना विषय बना लिया, और वह प्रमुख विषय
उसके द्वारा अभिव्यक्त हो गया। निराला जी, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने विशेष करके आंसुओं को महत्व दिया है, वियोग को महत्व दिया है। यदि प्रसाद के नाटकों को छोड़ दिया जाए तो उस समय राष्ट्रवादी विचार अन्य साहित्य में नहीं मिलते। भारतीय परंपरा का कोई उल्लेख नहीं होता। यशोधरा, सावित्री, राधा, उर्मिला का जो महत्व मैथिली शरणगुप्त के नेतृत्व में द्विवेदी युग में वर्णित हुआ था, वह चरित्र इस संपूर्ण काल में नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस काव्य के वैशिष्ट ने एक नया स्वरूप जरूर व्यक्त किया। भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो जो छायावाद का काल है वह हिंदी साहित्य में साहित्यिक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी या आदर्श हिंदी का शीर्ष काल है। वैसा साहित्य बाद में नहीं रचा गया। तत्सम प्रधान शब्दावली, करीब करीब विदेशज और देशज शब्दों का बहिष्कार इस काल के काव्य में जरूर हुआ है। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक की जो भाषा है वह सामान्य जन के लिए दुरूह है, तो कामायनी भी दुरूह है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस काम तत्व का विरोध करके द्विवेदी युग में परंपरा और मर्यादा का पालन किया गया था, उस काम तत्व के महत्व को भी छायावाद ने प्रतिष्ठापित किया। कामायनी शब्द को देखा जाए तो काम से ही कामायनी का विस्तार हुआ है या शब्द का विकास हुआ है। और काम क्या है? इच्छा। जैसे गीता में कहा है, धर्मा विरुद्धो कामोष्मी भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म का अविरोधी तत्व काम भी मैं हूं। यानी काम गर्हित नहीं है, श्रेष्ठ है। इसीलिए कामायनी की श्रद्धा चिंतन में रत मनु को काम की ओर आकर्षित करती है। काम की ओर प्रेरित करती है, उन्हें सहयोग करती है, क्योंकि वे निश्चेष्ट बैठे हुए हैं। और बाद में श्रद्धा और मनु के प्रेम के बाद पुत्र का जन्म होता है। तो
आचार्य शांडिल्य ने कहा था, धर्मार्थ कामम सममेव सेव्यम यह एक सेवी स नरो जघन्यः। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का समान रूप से पालन करना चाहिए। यदि किसी एक का पालन किया जाए, किसी दूसरे का पालन नहीं किया जाए तो वह जघन्य है, वह अनैतिक है। और इसी काम तत्व की व्याख्या जिस प्रकार से कामायनी में हुई, उसी प्रकार से बाद में चल करके उर्वशी में दिनकर ने की। तो छायावाद का जो साहित्य है वह समृद्ध साहित्य है, भावात्मक और कलात्मक दोनों ही दृष्टियों से पूर्ण साहित्य है। सबसे बड़ी बात कि वैसे साहित्य को नकारा नहीं जा सकता। कहीं कहीं उसमें रहस्यात्मकता की भी पुष्टि हुई है। जैसे यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। यानी सुख और दुख दोनों हैं, आंसू और हंसी दोनों हैं, सुबह और शाम दोनों हैं। और इसी के बीच का जो जीवन है वही आयु है। तो इन सब बातों को भी रहस्यमय के रूप में कवियों ने व्यक्त किया है। जैसे नौका विहार, नौका विहार कविता मूल रूप से प्राकृतिक कविता है। रात्रि में नौका विहार कवि कर रहा है और उसमें भी दार्शनिक अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ऐसे ऐसे काव्य छायावाद में रचे गए जो मूल रूप से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले थे। लेकिन कालांतर में दो साहित्यकार जो छायावाद के थे वही प्रगतिवाद के भी संस्थापक हो गए। और उसमें थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरे सुमित्रानंदन पंत। जिस पंत ने प्रकृति का चित्रण किया, सौंदर्य को प्रधानता दी, यानी सत्यम शिवम सुंदरम में छायावाद यदि श्रेष्ठ है तो उसमें सुंदरम तत्व प्रधान है। लेकिन जब प्रगतिवाद की स्थापना इन्हीं लोगों ने की तो सत्यम शिवम सुंदरम में से सत्य को स्वीकार किया गया। पंत जी ने ताज कविता में ताजमहल की आलोचना की है। हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, जबकि निक्षण पड़ा हो भूपर्जन। यानी ऐसा पूजन मृत्यु का यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि विषण्ण हो करके
जमीन पर लौट रहा है मनुष्य, यह उचित नहीं है। विधवा, भिक्षुक इत्यादि कविताएं छायावाद के बाद में आई और इन्हीं छायावादी कवियों के द्वारा वो रची गई, जिसमें विद्रोह की भावना आई और वह जो विरोध आया उसने छायावाद को सदा के लिए समाप्त कर दिया। हाँ, दो रचनाकार प्रारंभ से लेकर के अंत तक छायावाद में ही रह गए और वो थे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। सबसे बड़ी बात कि जो बाद की रचनाएं आई छायावादी कवियों के द्वारा, जो प्रगतिवाद में आई, उनमें छायावादी तत्व और प्रगतिवादी तत्व कहीं कहीं दोनों मिले हुए हैं। जैसे आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति छायावाद की देन है। द्विवेदी युग में आत्माभिव्यक्ति नहीं होती थी, लेकिन जब सरोज स्मृति की रचना की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो उसमें उन्होंने सत्य को भी अभिव्यक्त किया, सौंदर्य को भी व्यक्त किया। पहली बार ऐसी रचना आई जिसमें किसी पिता ने अपनी पुत्री का नखशिख वर्णन किया है और धन्य मैं पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ नहीं कर सका। या राम की शक्ति पूजा में जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। और जो निराला जी ने अभिव्यक्ति की है सरोज स्मृति में कि हिंदी साहित्य में जो नवीन प्रयोग हुए हैं वे मेरे ही द्वारा किए हुए हैं। मैंने झुकना नहीं स्वीकार किया और इन्हीं के द्वारा मैं तुम्हारा तर्पण करता हूं। तो मूल रूप से जो हम लोग देखते हैं कि नहीं, वियोग उसको माना जाता है जहां पर नायक और नायिका का वियोग हो, ऐसा नहीं है। छायावाद ने पिता और पुत्री के भी वियोग को विषय बनाया है और सरोज स्मृति जो निराला जी की रचना है वह शीर्ष पुत्री वियोग की रचना है, जैसी आज तक कोई रचना हिंदी साहित्य में नहीं। यदि देखा जाए आगे चल करके तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा में राम का वियोग है सीता के प्रति, लेकिन राम मात्र आंसू बहाने वाले नहीं हैं।
देवी दुर्गा की उपासना करने वाले भी दिखाई पड़ते हैं, एक आदर्श भक्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कालांतर में जाकर के छायावादी कवियों ने पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और पौराणिकता का परित्याग नहीं किया। वे कहीं न कहीं इससे बंधे रह गए। और उसी बंधे में वह रचना आई, राम की शक्ति पूजा। छायावाद में इतिवृत्तात्मक का अभाव था, कोई कथा चलती नहीं है, लेकिन राम की शक्ति पूजा में कथा चलती है। और इस प्रकार से जो हमारे साहित्य में छायावाद का महत्व है वह विशिष्ट है। मात्र 4 कवियों के द्वारा किसी वाद की स्थापना की जाए और 4 में से एक की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाए, अधिक दिनों तक 3 ही कवि जीवित रहे और वह साहित्य भी एक मिसाल बन जाए, यह छायावाद का वैशिष्ट्य है। छायावाद की यदि प्रसिद्ध रचना या प्रतिनिधि रचना है को देखा जाए तो वह कामायनी है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। जहां पर काम को वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है, काम को मंगलमय माना गया है, काम को सृजन का आधार माना गया है, और जिस प्रकार से तप का विरोध किया गया है, संन्यास का विरोध किया गया है, गीता में कर्म करने को प्रवृत्त किया गया है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, उसी प्रकार से कामायनी में निष्काम बने हुए मनु को प्रेरित करने वाली श्रद्धा है जो काम गुत्रजा है। काम गुत्रजा, उसकी भूमिका को देखा जाए तो काम गुत्र से ही उत्पन्न है, यानी वह कामिनी है, कर्म को प्रधान मानती है। मनु भले विचलित होते हैं लेकिन श्रद्धा कभी विचलित नहीं होती। मनु श्रद्धा का परित्याग कर ईड़ा से भी जुड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा इन्हें कभी हृदय से भुला नहीं पाती। और आनंद सर्ग में तीनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों का मेलन है। संसार की सृष्टि के लिए तीनों अपेक्षित हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न हो, आशा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो क्रिया तत्व में विश्वास करने वाली, कर्म तत्व में विश्वास करने वाली, काम तत्व में विश्वास करने वाली यदि कोई है
तो अश्रद्धा है। इच्छा तत्व, व्यवसायत्मकता, बुद्धि वाली ईड़ा है। और ज्ञान तत्व यदि देखा जाए तो मनु है। मनु मन के प्रतीक हैं। हृदय के प्रतीक कामायनी है, यानी काम गोत्रजा या श्रद्धा, और व्यवसायत्मकता बुद्धि की प्रतिनिधि ईड़ा है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं वह छायावाद एक विशिष्ट काल है। और इस काल में जयशंकर प्रसाद ने जिन नाटकों की रचना की वे राष्ट्रवादी रहे, वे ऐतिहासिक रहे, और उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल को अभिव्यक्त किया। इसलिए इतिवृत्तात्मकता का विरोध करने के बाद भी इतिवृत्तात्मकता को काव्य क्षेत्र से बाहर नाटक क्षेत्र में प्रसाद जी ने नहीं छोड़ा। अजातशत्रु, ध्रुवशामनी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त से संबद्ध जो नाटकों की उन्होंने रचना की, उसका मूल आधार यही था। गुप्त काल के बाहर के उनके नाटक नहीं है। तो मूल रूप से जो छायावाद काल है, हिंदी साहित्य का समृद्ध काल है। काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में वह हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाला है। साहित्यकारों की दृष्टि से देखा जाए तो उस काल में, उस काल के कम ही साहित्यकार हैं, लेकिन विशिष्ट साहित्यकार हैं। गद्य, पद्य, नाटक, कहानी इत्यादि से भरा हुआ यह काल हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है। और इस काल का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट अध्ययन अपेक्षित है। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, बाहर निकलना अपने लिए, राष्ट्र के लिए और दूसरों के लिए उचित नहीं है। कोरोना का भीषण प्रकोप चल रहा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अध्ययन और अध्यापन क्रिया जारी रखनी चाहिए। हम लोग का संबंध अब ऑनलाइन ही वर्तमान परिस्थिति में है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के व्याख्यानों का श्रवण करें और उस आधार पर अपनी साहित्यिक जानकारी को समृद्ध बनाएं। आशा है आप इसकी सहायता से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद।